इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं स्पीकर बुलाना चाहूँगी जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर आबिद राव, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि माशाअल्लाह जिस तरह बताया निम्रा ने कि हमारे यहाँ पे एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो माशाअल्लाह भी स्टार्ट हो गई हैं, और उस हवाले से ये एक जो छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। फ्यूचर में हम अपनी जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसमें ये एक टेक्निक है जो कि टोटली बिलोंग करती है माइक्रोबायोलॉजी से, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस टेक्निक का नाम है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। आज हमारा यहाँ जो गैदरिंग का मकसद है वो ये है कि इसको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों करना चाहते हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और ये कैसे परफॉर्म की जा सकती है। तो इस पर टोटली आज हम रोशनी डालेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। एब्रीवेशन है इसका MIC, मिनिमम, और फुल फॉर्म है इसका मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। सर आपको वो दिया था, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं इससे जी। एरो इस तरह करें, ये लैपटॉप की तरफ करें, आप इसको सिलेक्ट आगे कर सकते ये आप बहरहाल मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है? एज इट्स नेम इंडिकेट कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, हम जो डाइल्यूशंस होती हैं वो मुख्तलिफ डाइल्यूशंस बनाते हैं और हम ये चेक कर जानना चाहते हैं कि वो कम से कम क्या कंसंट्रेशन है या वो कौन सी डाइल्यूशन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे पैथोजेंस हैं जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसी से नज़र आते हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक जो हैं वो बग्स हैं, पैथोजेंस हैं, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। तो किसी भी केमिकल की या ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक है उसकी वो सबसे कम कौन सी कंसंट्रेशन है जिस पर वो बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो जाए, मर जाएं। तो द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल दैट स्टॉप द विजिबल ग्रोथ ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो अहम है वो ये है कि विजिबल ग्रोथ यानी कि नेकेड आई से हम कंसंट्रेशन बनाएंगे, और अगर उसमें ग्रोथ होगी तो वो टर्बिडिटी आ जाती है, जो सोल्यूशन होता है वो टर्बिड हो जाता है। इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। अगर उसमें टर्बिडिटी ना आए तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहे। तो ये तो था इसका बहुत ही ब्रीफली डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। MIC क्यों करने जा रहे हैं हम, या इतना ज़्यादा जो हम इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, या इस पर लाजिम बात है कि पैसा भी खर्च होगा, तो इस पर लेबर चाहिए हमें, तो वो हम क्यों करने जा रहे हैं? इट हेल्प्स क्लिनिशियंस चूज़ द राइट एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन। जिस तरह आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी टोटली बिलोंग करती है कल्चर एंड सेंसिटिविटी से, तो ये जो सेंसिटिविटी है और कल्चर है, इसमें हम क्लिनिशियंस को ये बताते हैं, फिजिशियंस को बताते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व है डिजीज़ के अंदर। एक तो हम ये है कि नाम बताते हैं, उस नाम की अहमियत क्या होती है कि क्लिनिशियन जो डिसाइड करते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, और उनकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी बैक्टीरिया है हमने कोई भी एंटीबायोटिक उठा के दे दी, इससे रेजिस्टेंस डेवलप होती है और फिर फ्यूचर के अंदर वो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते। तो नंबर वन तो ये है। नंबर टू ये है कि हम सेंसिटिविटी बताते हैं। अब सेंसिटिविटी में वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, 4-5 ही ग्रुप्स हैं, और 4-5 ग्रुप्स के अंदर
जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं उसमें जनरेशन्स का डिफरेंस है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि पहला जो हम स्टार्ट करें वो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट एटॉमिक बॉम्ब हमने मार दिया और फोर्थ जनरेशन दिए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसके लिए क्या किया है, इसके लिए हम बेहतर ये है कि लेबॉर्ट्री में सेंसिटिविटी परफॉर्म करें। सेंसिटिविटी की बेस पे हम क्लिनिशियंस को ये बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव है, यानी कि मर रहा है, और इन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है, यानी कि किल नहीं हो रहा। अब जो क्लिनिशियन है उसके पास एक पैटर्न आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में ये हैं, अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है तो लाजमी बात है वो सेकंड जनरेशन चूज़ करेगा, फिर थर्ड जनरेशन चूज़ करेगा। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट जनरेशन की कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल है किसी भी ग्रुप की, अब डिपेंड करता है, क्लिनिशियन डिसाइड करता है कि वो एंटीबायोटिक सस्ती है यानी कि चीप है या फिर महंगी है। नंबर 2 वो प्रेग्नेंट वुमेन है या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है। नंबर 3 वो बच्चा है या बड़ा है। आपको पता है टीथ के ऊपर कुछ ऑटोसिटी कॉज करती है कुछ एंटीबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिक हैं, तो ये डिपेंड करता है। फिर कुछ एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, जिसका ATM एस्ट्रोनम आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इशू चल रहा है। और फिर कुछ एंटीबायोटिक जो है ना वो पैरेंटरल हैं, कुछ एंटीबायोटिक जो ओरल हैं। अब पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप एक ICU में पेशेंट है और उसको ओरल कैसे दे देंगे आप, मुश्किल है उसके लिए लेना। लेकिन एक आपके पास OPD में पेशेंट आ रहा है, आप उसको IV दिए जा रहे हैं, तो आप उसको बेहतर ये है कि ओरल एंटीबायोटिक दें। ओरल एंटीबायोटिक सस्ती भी होगी, लेने में भी इजी रहेगा। तो ये सारा कैसे पता चलेगा, जब आपके पास एंटीबायोटिक का पैटर्न होगा, उससे क्लिनिशियन जो है वो डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये MIC जो है ये बहुत ही हमारे लिए एक अहम टूल है जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं क्लिनिशियन को कि वो कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करे। MIC helps diagnostic labs confirm if microorganisms are resistant to an antimicrobial agent। सेकेंड जो मेन एजेंडा है वो हमारे लिए टोटली हमारे माइक्रोबायोलॉजी स्टाफ के लिए है कि ऑन द बेस एक चीज़ होता है क्वालिटेटिव, एक चीज़ होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जस्ट हमें पता चलता है यस या नो, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमें पता चलता है कि वो कितना है। अगर रेजिस्टेंट है तो वो रेजिस्टेंस का मेयार कितना है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना 250 mg आपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, लेकिन वही आप 500 भी कर सकते हैं, वही आप 1 ग्राम भी कर सकते हैं। तो आप एंटीबायोटिक की जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या डोज बढ़ाते हैं या फिर आप OD की जगह जो है वो BD कर दें या TDS कर दें, तो ये तीन जो आप डोज बढ़ा रहे हैं ये किस बेस पे बढ़ा रहे हैं कि आपको पता चल गया कि उस आपको जब क्वांटिटेटिव रिजल्ट आपके पास होगा तो आप बेहतर तौर पे एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी डोज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल तो बहुत सारी एंटीबायोटिक ख़ास तौर पे वैंकोमाइसिन है उसके लेवल हम करवाते हैं। तो यानी कि फ्यूचर में हमारे पास मशीन ऐसी आ सकती है और हम लेवल चाहें तो उसके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के हम लेवल भी ब्लड के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये MIC इसके अंदर बड़ा हेल्प करती है। MIC हेल्प्स मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। जब भी हमारे पास कोई नई एंटीबायोटिक आती है तो सबसे पहले हमें उसको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए हमें लैब में उसकी MIC परफॉर्म करनी चाहिए, और हम करते हैं तो फिर जाके वो एंटीबायोटिक स्टेब्लिश होती है और हम रिकमेंड करते हैं। जब हमने ये ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी टर्बिडिटी आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ पे आ गई, बाकी किसी ट्यूब में टर्बिडिटी नहीं आई। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये वो कंसंट्रेशन है जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। यहाँ टर्बिडिटी नहीं है। और इसके बाद में जो सारी ट्यूब्स हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है, तो इसमें तो आएगी नहीं, अंडरस्टूड बात है। लेकिन अगर इसमें किसी में भी टर्बिडिटी आ गई तो उसका मतलब ये टेस्ट आपका ख़राब है, इनवैलिड है, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ किसी भी टर्बिडिटी नहीं है तो इसका मतलब ये टेस्ट आपका रिलायबल है। और ये जो कंसंट्रेशन हुई 1 माइक्रोग्राम, यानी कि 1 माइक्रोग्राम इन कंसंट्रेशन में सबसे कम वो कंसंट्रेशन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है। सिमिलर मेथड अप्लाइज विद माइक्रो डाइल्यूशन मेथड। माइक्रो डाइल्यूशन मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का डिफरेंस है। आप जो लार्ज वॉल्यूम है, मल्टीपल ट्यूब्स हैं, मीडिया ज़्यादा लगता है, तो अब मार्केट में इस तरह की प्लेट्स प्लास्टिक अवेलेबल हैं जिनको हम एलाइजा प्लेट्स कहते हैं, और ये मार्केट में जो है वो कुछ कंपनी जो है वो प्रीपेयर्ड दे रही हैं। हम इनको भी परचेज कर सकते हैं और खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे वेल होते हैं इनके अंदर जो वॉल्यूम है वो माइक्रोलीटर में हमने लेना है, और प्रोसीजर सारा वही है। यहाँ पर जस्ट वॉल्यूम का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी यही है कि
ग्रेडियंट कंसंट्रेशन चलेगी और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, यहाँ पे ग्रो किए, यहाँ पे भी ग्रो किए, और ये वो कंसंट्रेशन हुई जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टर्बिडिटी बिल्कुल ही क्या हो गई, जीरो हो गई। लिहाजा हमें मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन पता चल गई। अब जो सेकंड इसमें मॉडिफिकेशन लाई गई या एडवांसमेंट हुई वो था ई टेस्ट। ई टेस्ट जो है इसको एक्सीलोमीटर टेस्ट भी कहते हैं, और ई टेस्ट स्ट्रिप इज अ नॉन पोरस प्लास्टिक स्ट्रिप इमोबिलाइज्ड विद प्री डिफाइंड कंटिन्यूअस स्टेबल ग्रेडियंट ऑफ एन एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन। ये एक नाइलॉन की स्ट्रिप है जिसके ऊपर ये एंटीबायोटिक की ग्रेडियंट, कंपनी वालों ने इसके ऊपर कुछ खास किस्म की एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक लिखेंगे उसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं, और इस एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन एक ग्रेडियंट है, यहाँ 0.004 है, 0.006, 0.008, ये इसको डबल हो रही है, और एंटीबायोटिक मुसलसल जो है कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इसको इसके ऊपर स्टिक कर दिया जाता है और फिर इसको मीडिया पे लगाया जाता है और देखा जाता है कि ये एंटीबायोटिक कम है और ये एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो लाजिम बात है ये एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही, वो कौन सी कंसंट्रेशन है जहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे, जहाँ पर किल होंगे तो वो आपको भी डायग्राम में दिखा देंगे। तो इस तरह हमें ये एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। ये जस्ट एक स्ट्रिप अवेलेबल है और वो आपने स्ट्रिप लेनी है और उसको मीडिया पे लगा देना है, और उससे हमें वन गो के अंदर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स की जो है वो MIC पता चल सकती है। और उसमें क्या था, वो एक लेबोरियस मेथड था, उसमें ट्यूब्स थी, उसमें आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ती थी, मिस्टेक के चांसेस थे, ह्यूमन एरर तो हर जगह है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इजी रहता है और इजी टू परफॉर्म है, और तकरीबन हर एंटीबायोटिक की मार्केट के अंदर MIC इन द फॉर्म ऑफ ई टेस्ट अवेलेबल है। तो ये डायग्राम आपको दिखा रहे थे। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि इलिप्टिकल जोन बनेगा, वो जो स्ट्रिप है उसके अराउंड इलिप्टिकल जोन बनेगा वेयर द एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। द MIC इज रेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्ट्रिप स्केल, और उसके ऊपर एक स्केल आपने देख लिया दिया हुआ है, उसके ऊपर रिटन है कि ये एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन ये है, जहाँ पर वो इलिप्टिकल जोन बनेगा उसी को हम नोट डाउन कर लेंगे। Then categorized as susceptible or resistant based on clinical breakpoint. Susceptibility indicates that antibiotic is likely effective, and resistant implies that antibiotic resistance is unlikely to be effective. Sensitive का मतलब आपको ये वो उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे वो ये देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपको ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन ये वो पॉइंट है जो कि सबसे मिनिमम पॉइंट वो है जहाँ पे एंटीबायोटिक के गिर सराउंड जो है वो इलिप्टिकल जोन बनना स्टार्ट हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए। तो ये वो पॉइंट है जो कि हम बता देंगे कि इसकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ये है। ये एक प्लेट दिखाई गई है जहाँ पर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो है वो लगाई गई हैं। आप देखें इसका इलेक्ट्रिकल साइज जोन जो है वो अलग जगह बन रहा है, इसका अलग जगह बन रहा है, इसका अलग जगह बन रहा है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक की मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, और इस बेस पर हम रिपोर्ट कर देंगे। तो इससे जो जो फ़वाइद होने वाले हैं या हो सकते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो ये था आज का। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। Difference between MIC and MLC? MLC मतलब एक तो एक इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है ना, एक है लीथल डोज। ओके LD हाँ। लीथल डोज जो है यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जस्ट इनहिबिट हो रहे हैं, और लीथल डोज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो किल हो रहे हैं या हालांकि कुछ एंटीबायोटिक हमने पढ़ी हैं कि वो बायोस्टैटिक हैं, कुछ जो है वो बायोसिडल हैं, लेकिन LD डोज जो है वो हम अमूमन एंटीबायोटिक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे होते। LD डोज जो हमारे पास ख़ास तौर पर टॉक्सिक मटेरियल हैं, केमिकल्स हैं, इनके लिए जैसे आर्सेनिक वगैरह हो गया, इनके लिए हम परफॉर्म करते हैं। और ये LD जो डोज की जाती है वो बेसिकली लाइव ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर लाइव एनिमल्स के अंदर हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल देखा जाता है जो कि टॉक्सिक है और लीथल है, और इसके अंदर हमें नहीं पता होता, दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ जो बायोसाइडल हैं तो आप कह सकते हैं कि वो भी तो लीथल है, यस दे आर लीथल टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
लेकिन वही एंटीबायोटिक हो सकता है दूसरों के लिए लीथल ना हो। जिस तरह आपने देखा कि पेनिसिलिन है या सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है, वो ग्राम पॉजिटिव के लिए तो लीथल है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए लीथल नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो इस वजह से इसका नाम हमने MIC रखा। लेकिन अगर टोटली टॉक्सिक या लीथलिटी की बात करेंगे तो फिर हम उसके लिए LD का वर्ड यूज़ करेंगे। और अच्छा, उसका एक और चीज़ है, उसमें LD50 इज़ इम्पॉर्टेंट। LD50 हम करते हैं, इसके अंदर तो ग्रेडियंट कर लिया। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स हैं उसमें 50% कितने पे मर गए, एटलीस्ट 50%। तो उसमें अगर 50% भी मर गए तो वो हम LD डोज उसको कंसीडर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये तो इनहिबिटिंग कंसंट्रेशन आ गई ना, अब हाउ वी विल कैलकुलेट द डोज ऑफ एंटीबायोटिक? डोज ऑफ एंटीबायोटिक, अच्छा, डोज ऑफ एंटीबायोटिक तो आजकल मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं या फार्मा वाले भी। उस सॉफ्टवेयर में पहले से होता है कि एज का और वेट का हिसाब होता है। मिनिमम इनहिबिटिंग कंसंट्रेशन ये आई ना, 7 पर आ गई जी जी। तो एंटीबायोटिक की डोज हम कैसे देंगे उसको? एवरेज देख करके देंगे, कैसे देंगे? हाँ हाँ तो जा रहा है ना ये। जी जी। एक तो ये है कि वो तो आपका स्टैंडर्ड तरीका जो है कि आप वेट की बेस पे और एज की बेस पे आप उसको कर लें। सेकंड इसका ये है कि यहाँ पर अगर हम आपको देंगे सेंसिटिव तो फिर तो वही नॉर्मल चलेगी। सीवियरिटी देखनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल देखनी पड़ेगी। और दूसरा, अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो फिर उसकी डोज जो है बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जो मैक्सिमम डोज दे सकते हैं ना आप, यानी कि 1 ग्राम दे सकते हैं या 500 दे सकते हैं, तो वो आप डिपेंड करता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी को डिपेंड, उसको सारे को आप रूल आउट करने के बाद, क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद उसकी मैक्सिमम डोज जो दे सकते हैं वो दे दें। अगर और इंटरमीडिएट आ रहा है, अगर इंटरमीडिएट आ रहा है, यानी सेंसिटिविटी जो है वो इंटरमीडिएट आ रही है, जी जी, सेंसिटिविटी तो हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ानी पड़ेगी और मैक्सिमम देनी पड़ेगी आपको। आपकी भी तो एक रेंज है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर आप सेंसिटिव है तो मिनिमम देंगे, और अगर रेजिस्टेंट आ रही है तो फिर आपको मैक्सिमम डोज देनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंट आ रही है तो एंटीबायोटिक को काम ही नहीं करेंगे ना उस पे। इंटरमीडिएट पे काम करे नहीं काम करेगी। इंटरमीडिएट में काम जब मैक्सिमम देंगे फिर काम करेगी, लेकिन रेजिस्टेंट में तो काम नहीं करेंगे। रेजिस्टेंट में काम नहीं करेगी। हमारे पास कोलिस्टिन का, आपको पता है कोलिस्टिन का एक अजाब बना हुआ है, तो कोलिस्टिन से रेजिस्टेंट आ गया। सूडोमोनास एरेजिनोसा लास्ट चॉइस हमारे पास कोलिस्टिन है, अब उससे भी रेजिस्टेंट आ गया। तो इन्फेक्शन डिजीज़ की हमारी जो HOD, उनका परसों फ़ोन आया था, तो वो कह रही थी कि मुझे सिर्फ उसकी अब MIC बता दो। यानी कि अगर उसकी MIC 8 पे रेजिस्टेंट है, अगर वो 8 हम कहते हैं ना, तो वो यानी कि उसको डबल ट्रिपल डोज दे के 2-3 दफ़ा दे के हो सकता है वो कर लेती, लेकिन उसकी MIC आ रही थी 16। तो उसने कुछ भी नहीं कर सकते, ये देना फजूल है। किया था बायोप्सी की रिपोर्ट भी, रिपोर्ट इन 4.5 या 5 आवर्स। हम ग्राफ्ट बायोप्सी की रिपोर्ट, ग्राफ्ट बायोप्सी मतलब जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद जो बायोप्सी ली जाती है उसको हम ग्राफ्ट बायोप्सी कहते हैं। वो हम 4 to 5 आवर्स में जो है वो SIT में अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट कर देते हैं। तो वो उनके क्लासमेट थे प्रोफेसर ताहिर अजीज़ अभी भी हैं, तो उन्होंने होता है ना मजाक, तो जैसे ही बायोप्सी आई तो वो पीछे से फ़ोन कर देते थे, हाँ जी बायोप्सी हो गई, बायोप्सी हो गई। तो इसको सकून नहीं मिल रहा, सब जगह 3-3 दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट देते हैं, 5 घंटे में देते, फिर फ़ोन कर देते। तो एक दिन कहने लगे कि क्या चक्के बता दूँ तो असल में से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो मैं समझता हूँ इस दौड़ में, जो मॉडर्न दौर है इसमें सबसे पीछे है। यानी कि सबसे डिले रिपोर्ट हमारी आती है, सॉरी टू से, हम एक्सेप्ट, आई एडमिट दिस। तो लेकिन उसमें बस ये है कि अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है नहीं। अलबत्ता बायोटेक आ चुकी है, ऑटोमेशन है, इसके अंदर अगर हम ये परचेज करते हैं तो फिर ये है कि आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। जी जी, रिलायबल है। डाइल्यूशन मेथड ज़्यादा रिलायबल है। जी जी, वो टाइम टेकिंग है, टाइम इसमें कम लगता है, अवेलेबल है। दूसरा ये है कि उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। मतलब आप ये देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, कंसल्टेशन बनानी है, आप कहेंगे कि मैं भी बना दूंगा, लेकिन ना हर शख्स की हैंडलिंग अलग है। हर औरत सही अचार नहीं बना सकती अभी रमज़ान आएगा, आप दही घर पे बनाएंगे, हर किसी की दही जो है एक जैसी नहीं बनेगी, किसी खट्टी बनेगी, किसी मीठी। इवन कि चाय सेम नहीं बनती हमसे। तो यही प्रॉब्लम MIC में है। अब मीडिया जो है हमारे यहाँ पे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, अदनान साहब, और मुझे पता है जिस दिन ये नहीं बनाएंगे, मीडिया कोई और बनाएगा तो देखेगा प्लेट्स पे कितनी कितनी कंटामिनेशन आ रही होगी। तो अभी इतने अरसे से बना रहे तो पता ही नहीं चल रहा। तो असल में हैंडलिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो MIC में अब आपने इतनी सारी ट्यूब्स बनाई और पेशेंट को बता दिया कि 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, और 3 दिन के बाद ही हमें भी 3 दिन बाद ही पता चलेगा उसमें आगे कंटामिनेशन तो होगी ना 6 दिन के बाद। और जितना मीडिया वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हुआ, वो अलग है।
जैसे प्रोविजनल रिपोर्ट जो थर्ड डे पे फोर्थ डे पे मालूम करते हैं उसकी व्याप के ऊपर हम एंटीबायोटिक शुरू करवा देते हैं जी। फाइनल रिपोर्ट आती है 7 डे के ऊपर जी। तो उसमें कोई रिजल्ट पे अमूमन सर आपने माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस होगा, आपने भी देखा होगा जो पॉजिटिव आना होता है ना वो सेकंड थर्ड डे आ ही जाता है, वरना आता ही नहीं है। अब 1% चांस तो है ना, वो 1% कभी रहते हैं, लेकिन अमूमन मैंने तो देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 98% 99% पॉजिटिव आना और सेकंड थर्ड डे फर्स्ट डे ही आ जाता है, रिजल्ट सेम रहता है, रिजल्ट सेम रहता है। मतलब कोई और रिजल्ट तो नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं होता उसको, यही तो हम अगर थर्ड या फोर्थ डे के बाद आता है ना तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है, हम इसको रूल आउट करें तो कंटामिनेशन तो नहीं होगी, तो वो रूल आउट करके देते हैं। अच्छा ये बताएं कि पीसीटी जो होता है प्रो कैंसर टोटल लेवल और ब्लड कल्चर, अगर सपोज पीसीटी हम करवा लें वो नेगेटिव आए और फीवर चल रहा हो और तो हम ब्लड कल्चर का वेट करें बीसीटी अगर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए ये और पेशेंट को फीवर चल रहा हो, फीवर चल रहा हो हाँ। सीएस का वेट करें, कोई ऐसा है कोई इंटरलिंक है आपस में चीजें नहीं थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। Thank you so much, Dr. Abid. And now for closing remarks, I want to invite Medical Superintendent of Alamgir Welfare Trust International, Dr. Rafiq Usman. Please come on stage. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये हमारा एक सीमी प्रोग्राम होता है जो हमारे सीईओ अरेंज करते हैं, उसमें हमारे मोस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो लास्ट टाइम इस सिलसिले में हमारी जब बात हो रही थी तो डॉक्टर फ़हीम ने हमें एक टॉपिक दिया था और आपसे भी डायरेक्ट उन्होंने बात की थी, वो खुद भी चाह रहे थे आज ऑनलाइन शामिल होना, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियत थी और उनके कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर्स चल रहे हैं रिसर्च के, तो उन्होंने मुझे मदद की और आपका शुक्रिया भी अदा किया। असल जो बात है मकसद ये था इस प्रोग्राम का कि हमें हमारे पास अवेयरनेस हो और इस सिलसिले में हमारे पास जो डॉक्टर आबिद है खुद एक इंस्टीट्यूट है, माशाल्लाह उनके बहुत रिसर्च पेपर और सारे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आबिद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अपनी ड्यूटी के टाइमिंग के दौरान आए और साथ साथ उन्होंने बहुत इन टाइम आकर वक्त दिया, तो मैं सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली हमारी मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जो इवनिंग स्टाफ है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का, जो इस वक्त जाहिर सी बात है अपनी मसरूफियत में होता है, कहीं ना किसी या तो पेपर की तैयारी कर रहा होता है, उनका भी मैं स्पेशली इवनिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बात है इस मकसद में यही थी कि आपको अवेयरनेस देनी थी और हमारे इस तरह के जितना भी सीमी प्रोग्राम है इंशाल्लाह मैं खुशीपूर्वक टीम से होंगे इस तरह से आपको शामिल करते रहेंगे और इस तरह से आपको चलाते जो है वो आपको सारा काम है वो कर देते हैं। आखिर में मैं स्पेशली तमाम आरएमओस का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अभी इनका ओपीडी के टाइमिंग भी है, तो मैं यहीं पर प्रोग्राम करता हूँ और माइक्रोबायोलॉजी की टीम से कहता हूँ वो बैठे रहें और आप सब बाकी और अपने टाइम में आ जाए। थैंक यू।